अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो हुकूमत के लिए अहम मिशन था, जैसे हुकूमत कहती है बखूबी उन्होंने इसे सर कर लिया है, इस मिशन में कामयाब हुए हैं और पहली बार पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ रहते हैं उनको वोटिंग का हक जो है वो दे दिया गया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 जो है वो बताया जा रहा है कि कसरत राय से मंजूर किया गया है। EVM इस्तेमाल करने से मुतालिक जो तरमीम थी उसे भी मंजूर किया गया है। कुलभूषण यादव को अपील करने के हक से मुतालिक जो एक तरमीमी बिल था अदल इंसाफ 2021 उसको भी मंजूर कर लिया गया है। और हुकूमती वज़रा अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि खुशियां भी मना रहे थे। इस मुश्तरका सेशन से पहले भी उनका कहना था कि हमारी अददी अक्सरियत मौजूद है। आज पार्लियामेंट में आपने देखा कि जो एजेंडा था वो काफ़ी तवील एजेंडा था, जिसमें अपोजिशन को भी बोलने का जब पहले शुरू में मौका दिया गया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से उस पर एतराज़ात उठाए और कहा कि हुकूमत को आखिर जल्दबाजी किस चीज़ की है। बाद अज़ा हमने ये देखा कि बड़ा शोर शराबा हुआ और उसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। बाहर निकलने के बाद अपोजिशन ने जो मीडिया टॉक की उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना था कि पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने ये बात उठाई थी कि जॉइंट सेशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। उनके मुताबिक जो रूल्स कहते हैं जॉइंट सेशन में अगर कोई भी बिल या कोई भी कानून साजी करनी है तो आपकी जो इस वक्त हाउस की जो स्ट्रेंथ है दोनों हाउसेस की मिलाकर उसके मुताबिक 222 वोट होना ज़रूरी थे। बीच में गिनतियां भी कराई गई जिसको मुस्तरद किया अपोजिशन ने। बहरहाल अपोजिशन ने बाहर आके एक दफ़ा फिर अपने आप को मुबारकबाद दी और कहा मुत्तहद होने के लिए हम एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं और हमारे नज़दीक जो है ये कोई कानून साजी नहीं हुई है। हम इसको हर फोरम पर चैलेंज भी करेंगे क्योंकि हम ये समझते हैं कि रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। जबकि दूसरी जानिब जो हुकूमती बेंचेस हैं उनके इत्तेहादी आज उनके साथ थे जो पहले नहीं थे, लेकिन फिर एक रात गए आपने देखा कि तमाम ने भरपूर हिमायत का यकीन दहानी कराई और हिमायत भी की। उनके मुताबिक इंतखाबी निज़ाम में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। आज अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, ज़रा उनसे भी तज्जिया कराते हैं। हमारे साथ होंगी फौजिया यज़दानी साहिबा, ज़ैगम खान साहब और कमर चीमा साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फौजिया साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। बड़ी कन्फ्यूजन थी कि पहले ये कहा गया कि EVM से मुतालिक जो बिल है उसे मौखर किया गया है क्योंकि बाबर अवान साहब ने कहा कि अपोजिशन के एतराज़ात हैं, लेकिन बाद में जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 प्रेजेंट किया गया उसमें EVM इस्तेमाल करने से मुतालिक तरमीम जो है वो मंजूर कर ली गई। क्या मुराद है इससे और ये क्या इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली आई है? ओके, थैंक यू नादिया। मेरे ख्याल में इसको दो चीजों में देखना पड़ेगा। एक तो तफसीलात अभी आ रही हैं तो मैं एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता। अगर सिर्फ इस हद तक है कि EVM को एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है तो टू मी मेरे लिए उसका मतलब सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि आप EVM को एज टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करें और इस्तेमाल करें। देखना इसमें ये है क्या उसमें ये कहा गया है कि 2018 के इलेक्शन में सिर्फ EVM ही इस्तेमाल होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर वो मौजूद है तो वहां पर इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है फॉर टू रीजंस। नंबर वन, इसके लिए आपको प्रोड्यूस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। अभी आपने देखा कि बाई इलेक्शन लाहौर के लिए जब इलेक्शन कमीशन ने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कि आप हमें EVM मशीन्स दीजिए, तो उन्होंने कहा हमें आपको एक हल्के के इलेक्शन कराने के लिए 3 से 4 माह चाहिए EVM मशीन देने में। तो फिर इलेक्शन कमीशन सवाल पूछेगा कि आपको कितने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन के स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है जो EVM को इंक्लूड करता है, जो ऑलरेडी है। तो अगर सिर्फ इतना है कि EVM को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें तो ये इसका पार्ट है। फिर इलेक्शन रूल्स में तब्दीली, इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली आएगी और इलेक्शन रूल्स में तब्दीली आएगी तो तभी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, उमूमी तौर पर अगर हम देखें ज़ैगम, आप क्या समझते हैं क्या वाकई हुकूमत अपने मिशन में कामयाबी हासिल की है? जिस तरह से शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब, मुराद सहीद साहब ये सब मिलकर खुशियां मना रहे हैं कि आज अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त हुई है। सो बज़ाहिर आपको लगता है हुकूमत आज अददी अक्सरियत दिखाकर कुछ अरसे के लिए स्ट्रॉन्ग है? आप कह सकते हैं कि हुकूमत कामयाब हुई है, आप कह सकते हैं कि PTI कामयाब हुई है, आप कह सकते हैं कि इमरान खान कामयाब हुए, लेकिन क्या पाकिस्तान में जमहूरियत भी कामयाब हुई है? क्या पाकिस्तान में पार्लियामेंट भी कामयाब हुई है? क्या पाकिस्तान में सियासत भी कामयाब हुई है? क्या पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतल्लिक जो तनाज़ात हैं उसके ख़ात्मे में भी कोई कामयाबी हुई है? यानी
अगर आप ये देखें उनकी कामयाबी का मतलब इन तमाम तनाज़ात का बढ़ना है, तो फिर मुझे मालूम नहीं कि वो किस तरह की खुशी मना रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कभी भी पाकिस्तान में जमहूरी अदवार में इलेक्शन के कवानीन इस तरीके से यकतरफा तौर पर बुलडोज किए गए। पहली तो बात है कि किसी भी कानून को इस तरीके से यकतरफा तौर पर बुलडोज करना, कि दो हाउसेस पाकिस्तान में एक मकसद के लिए बनाए गए हैं। जो सेनेट है वो हाउस ऑफ फेडरेशन है, वो फेडरेशन की विल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसको अपर हाउस कहते हैं। कि अपर हाउस आपको रजामंदी देने को तैयार नहीं है एक कानून पे, तो आप उसको रोंदने के लिए जॉइंट सेशन बना लें। एक तो वैसे ही ये फेल जो है ये मकरू फेल है, लेकिन उसको इतनी बड़ी तादाद में इतने अहम कवानीन को रोंदने के लिए, और उन कवानीन को कि जिनकी फितरत ऐसी है कि उन कवानीन को कसरत राय से मंजूर नहीं होना चाहिए बल्कि इत्तफाक राय से मंजूर होना चाहिए। इस वक्त का जो पाकिस्तान का कानून है उसको देख लीजिए। 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसमें कितनी मेहनत से उस वक्त की हुकूमत ने तमाम पार्टीज को साथ मिलाकर एक बेहतरीन कानून कसरत राय से बनाया, जिसमें पीटीआई को भी शामिल किया गया। बिल्कुल 2017 में पीटीआई कहां क्या क्या कुछ कर रही थी, हुकूमत के कितने खिलाफ थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने इंश्योर किया कि पीटीआई भी ऑन बोर्ड हो और तमाम क्लॉजेस पर उस कानून पर वो भी रजामंद हो। और आज इसका जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर किया भी है। जी बिल्कुल ठीक है। और उसके मुकाबले में एक तो आप वो ला रहे हैं, फिर इतनी मुतनाज़ा चीज कि सिर्फ पाकिस्तान की अपोजिशन बात नहीं कर रही, बल्कि वो आईनी अदारा पाकिस्तान का जिसको पाकिस्तान ने मैंडेट दिया है, जिसको आईनी मैंडेट है इस बात का कि फेयर, फ्री और फेयर इलेक्शन कराए जाए, वो छत पे चढ़ के चीख रहा है। उसने पार्लियामेंट में आकर क्या कहा है, देखें सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उस पर उन्होंने क्या कहा था। दो तीन आपको मेन एतराज़ात बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये जो ईवीएम मशीन है ये टेम्परिंग प्रूफ नहीं है, इसमें टेम्परिंग हो सकती है। और ये बात थी फिजिकल टेम्परिंग की, कि आप इसकी चिप बदल दें, आप जहां पे तीर का निशान लगाना है बटन ही है ना, उसके सामने निशानों को आगे पीछे कर दें तो एक की बजाय दूसरे के वोट पड़ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर प्रूफ नहीं है, इसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो सकती है और हमारे लिए या किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि तमाम की तमाम मशीन ऑनेस्ट हैं। जाहिर इतनी बड़ी तादाद मशीनों की होगी तो कैसे एक एक चीज तय होगी। उन्होंने टाइम की बात की, उन्होंने सिक्योरिटी की बात की कि इसकी कस्टडी की चेन कैसे होगी, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल वोट तो नहीं है जो बोरियों में बंद होके और इंश्योर हो जाएंगे। इन्हीं मशीनों ने आगे की तरफ जाना है, कहीं जमा होना है, क्योंकि जब कोई तनाज़ा उठेगा तो इन्हीं मशीनों को चेक किया जाएगा ना। स्टोरेज कैपेसिटी की उन्होंने बात की कि पूरे पाकिस्तान की एक तो अपोजिशन, आप ये देखिए कि इस वक्त की जो हुकूमत है और इत्तेहादी पार्टियां मिला भी दें तो इनके पाकिस्तान में वोट 35% से ज्यादा नहीं बनते। इस हुकूमत के तो 33% से 2-3% उनको मिला लें, यानी अवाम की विल को वो रिप्रेजेंट नहीं करते। और इतनी बड़ी रूल्स ऑफ द गेम को रोंद के बदल देना एक बहुत अफसोसनाक दिन है मेरे ख्याल से। ज़ैनब, अब ओपनिंग रिमार्क्स में कमर चीमा साहब से भी ले लूँ। कमर चीमा साहब, जरा आगे चल के इसको टेक्निकली भी बात करेंगे। एक तो सब चीज़ें जैसे फौजिया ने भी कहा सामने आएंगी तो वी विल हैव अ क्लियर पिक्चर, बट जिस तरह से रूल्स के हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रेस किया अपना मौक़िफ़, गिनती के हवाले से उन्होंने रेस किया, क्या आप समझते हैं कि वो सही एतराज़ात थे? देखिए वो तो ज़ाहिर बात है उन्होंने एतराज़ किया, लेकिन स्पीकर ने कहा कि नहीं हम तो आइन को देखेंगे, उसको देखेंगे, हम तो रूल्स जो है वो प्रिवेल नहीं करते उस तरह। वो बात भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल जो तस्वीर है इस सारे आज की जो कानून साजी की, वो कोई तस्वीर इतनी मुनासिब नहीं है। पीटीआई ने ये तो बड़ा अच्छा उनको स्ट्रेंथ मिल गई क्योंकि उनके बारे में बहुत बातें की जा रही थी, तब्दीलियां आ रही हैं, अदारों के लोग बदले जा रहे हैं, तो शायद अब वो उस तरह मजबूत नहीं रहेंगे, उनके पास लोग नहीं हैं। आज भी ये जो कहा गया कि उनके लोगों को लाया गया है, फ़ोन करके लाया गया है, अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे। सो उन्होंने अपनी वो जो स्ट्रेंथ है जो वो तो साबित कर दी है, लेकिन जो कंसेंसस है वो नहीं है। अभी देखें ना कि आपने अगर मुल्क को लेके आगे चलना है, पाकिस्तान के जितने इलेक्शंस हुए हैं वो सब उनके बारे में कहा जाता है कि धांधली हुई है। और आज ही बिलावल ने कह दिया है कि जनाब ये जो आप इलेक्शन कर रहे हैं, हम आज से ही कह रहे हैं कि ये धांधली होगी, हम 2023 का इंतजार नहीं करते तो इलेक्शन इस तरह नहीं हो सकते। और हमारे मुल्क में पहले ही बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, हम एक बिल्कुल अजीब सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो अगर वाकई ही
रूल्स ऑफ द बिजनेस और कानून और इन चीजों को साथ लेके चलना है तो इनको पहले बैठना पड़ेगा। और ये हमारी हुकूमत का काम होता है कि लोगों को बिठाना, पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाना, अच्छा। एक अवाम में कंसेंसस पैदा करना। मीडिया में कंसेंसस पैदा नहीं किया गया। एक दो जगह पे शिबली फराज साहब वो मशीनें लेके चले गए और कहा देखें ये किस तरह हो रही हैं। जो इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशंस हैं उनके ऊपर भी जारी बात है, हमें सबको देखना है। सो ये जो हुआ है ये पीटीआई के लिए फॉर शॉर्ट टर्म तो बहुत अच्छा हुआ है कि उनको नंबर सामने आ गए। लॉन्ग टर्म पीटीआई के लिए या इलेक्शन कमीशन के लिए या पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं ये कोई इतनी अच्छी तस्वीर इससे नहीं बनी। और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जरदारी साहब का भी था कि इसका जो फायदा है वो किसी और को ही पहुंचेगा। जी ऑब्वियसली वो देखे ना, हमारे लोगों की कैपेसिटी नहीं है। हमारे लोग कितने को आईटी में वेल वर्स्ड है और हम जो सा स्टाफ लेते हैं, स्कूल का स्टाफ होता है, आपको पता है हमारे टीचर्स तो इस बात पे प्रोटेस्ट कर देते हैं कि जी हमने प्राइमरी जो है वो हमने इम्तिहान दोबारा नहीं देना, हमें हमसे इम्तिहान ना लिया जाए। तो प्राइमरी के जो टीचर्स होते हैं, सो ये किस तरह ये करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग भी देखनी है। ये बहुत बड़े सवाल है। जो कैपेसिटी बिल्डिंग और जो फौजिया ने भी पॉइंट रेज किया था कि एक हल्के के लिए इलेक्शन कमीशन ने जब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत को कहा तो उनको 3 से 4 माह दरकार थे फॉर प्रोड्यूसिंग दोस काइंड ऑफ मशीन्स, और उसके बाद जाहिर है कि वो ट्रेनिंग, वो कैपेसिटी बिल्डिंग। तो पूरे पाकिस्तान के 2023 के इलेक्शन के लिए ये कैसे मुमकिन होगा। लेकिन इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग पहलू है। एक तो ये कि कहाँ चैलेंज किया जा सकता है, कौन चैलेंज कर सकता है। नंबर 2, जिस सपोर्ट की बात की जा रही है, जिसकी बड़ी बाज़गश्त थी कि शायद वो सपोर्ट बेसब नहीं है, क्या आज वो सपोर्ट मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को नज़र आई या नहीं? क्योंकि आमिर लियाकत ने भी पार्लियामेंट में आने से पहले आप जिस वक्त वो आ रहे थे उन्होंने कहा हम लाए, हमें बड़े एहतमाम से लाया गया है। जब पूछा गया कि आपको कौन लेकर आया तो उन्होंने कहा कि वही जो सबको लेकर आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। फौजिया यज़दानी साहिबा, ज़ैगम खान साहब और कमर चीमा साहब हमारे साथ हैं। आज हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास, इंतखाबी निज़ाम में जो अहम तब्दीली पीटीआई ने की है उससे क्या उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हम देखेंगे। फौजिया, जो इलेक्शन कमीशन है, जैसे ज़ैगम ने भी कहा कि एतराज़ात पहले ही उठाए जा चुके हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, आपने कहा बिल्कुल ये तो ऑलरेडी मौजूद है। ये फरमाइएगा कि क्या इसको चैलेंज सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है? क्योंकि शहबाज गिल साहब आज बहुत पुरजोश होकर ये कह रहे थे पार्लियामेंट का काम है कानून साजी और इलेक्शन कमीशन का काम है कि उन कानून साजी के या जो भी कवानीन बन गए हैं उसके तहत उन्होंने फॉलो करना है। देखिए, शहबाज गिल साहब की बात का तो जवाब देना वक्त ज़ाया करना है, तो मैं उसके ऊपर तो मैं कतन उनको जवाब ही नहीं देना चाहती। ये बात समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन एक्ट और उससे हासिल किए गए इलेक्शन रूल्स, ये सारे अपनी स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन से, आईने पाकिस्तान से लेते हैं, नंबर 1। तो कोई भी अमेंडमेंट जो आईने पाकिस्तान से होगी उसको इनकॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनली इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा कि उसने कैसे उसको एक्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे उसको रूल्स में लाना है। एक बात ये अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में या रस्साकशी में अवाम का राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप इफेक्ट कर रहे हैं। इसमें अगर तो वो लिंक कर देते हैं कि आपको जनरल इलेक्शन 2018 में हर हालत में करना है, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में अप्रोच द कोर्ट, मगर उस पर पॉलिटिकल पार्टीज भी कोर्ट में जा रही हैं क्योंकि राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इफेक्ट हो रहा है फॉर द रीजन कि इशू मशीन नहीं है। मैं बारहा ये बात कर चुकी हूँ, दोबारा इशू मशीन नहीं, मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म इस्तेमाल करने वालों का भी और करवाने वालों का भी, और जिसमें करवाने वालों में इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कह रही हूँ वो शामिल है। तो जब तक पब्लिक ट्रस्ट नहीं होगा, लोगों को यकीन नहीं होगा, कैसे इस्तेमाल कराएंगे। नंबर 2, जो कमर ने बात की, इलेक्शन कमीशन IT सेवी नहीं है, मतलब वी डोंट हैव टू इवन जस्टिफाई और क्वालिफाई इट। हमने रिजल्ट RTS में देखा, हमने अभी डस्का के इलेक्शन में देखा। इलेक्शन कमीशन जब गियर ही नहीं होगा तो वो कैसे इस सारे को यूज करवाएगा। और इसकी प्रोक्योरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी इलेक्शन सप्लाईज जिसमें बैलेट बॉक्स से लेकर स्क्रीन से लेकर अनमिट स्याही और ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, ये सारी हमेशा डोनर्स के पैसे से पाकिस्तान में आई जाती हैं। EVM की अभी हमारे पास कोई बॉल पार्क कॉस्ट नहीं है। इवन इकोनॉमीज ऑफ स्केल में वो कितने पैसे होंगे? क्या हुकूमत पाकिस्तान के पास इतने फाइनेंशियल जराए हैं कि वो उसको प्रोक्योर कर सके? और इतने सारे से मेरी मुराद कम से कम आपको 2 लाख EVM स्टार्ट चाहिए, कम से कम 2 लाख। उसके साथ उसकी कम देखिए 1 लाख पोलिंग स्टेशन,
हर पोलिंग स्टेशन पर एवरेज 4 बूथ। तो आप हिसाब लगा लीजिए, ये मैं आपको बैक ऑफ द एनवेलप हिसाब दे रही हूँ। Right. उसका 20% आपको बैकअप के लिए चाहिए, कहीं पर कोई खराब हो जाए, कुछ हो जाए, जो मौजूद हो, उसका 20% आपको ट्रेनिंग करवाने के लिए चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि वो उसके ऊपर ये सारी कैलकुलेशन है। दूसरा, आई वोटिंग के ऊपर जो आखिरी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, जो उन्होंने पार्लियामेंट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी जमा करवाई, आपको पता है जो पिछले में 35 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इन्होंने आई वोटिंग यूज की, वो हुकूमत पाकिस्तान को 95 मिलियन में कॉस्ट की है। और ये फिगर इलेक्शन कमीशन का फिगर है, मेरा नहीं है। एक आई वोट आप में तकरीबन 16-17 हजार में पड़ा है। ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो बहुत बहुत अहम सवालात है कि मतलब ये कोई इतना आसान नहीं है ये कह देना कि हम ईवीएम यूज़ करेंगे और इससे सारे इंतखाबी इस्लाहात हो जाएंगे। ज़ैगम, इतनी सारी चीज़ें गोज़ इनटू कंडक्टिंग एन इलेक्शन। मतलब अगर हम पुराने तरीक़ेकार में भी देखें, पैसा भी इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल सही कहा फौजिया ने, ट्रेनिंग भी, लोग, कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। क्या वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इसको जिहाद समझते हैं? उनकी जमात ये समझती है एक ओवरसीज़ के पाकिस्तानियों का वोट आ जाना, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स यहाँ होते हुए, और दूसरा ईवीएम का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है पीटीआई के लिए? देखिए, वो जिहाद जिसको कह रहे हैं समझ नहीं आ रही वो किस बात को जिहाद कह रहे हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है तो उसके लिए तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर तय करना चाहिए ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं। और फौजिया साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा, जो बुनियादी बात है, जो सबसे अहम लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ है ट्रस्ट का, एतमाद का। अगर एतमाद ना हो तो फिर किसी तरीके का भी सिस्टम होगा, ये मसले बनेंगे। और जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हो वहाँ पे एतमाद और भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। किसने देखा है कि जो चिप लगाई गई है उसके अंदर क्या है? किसने देखा है कि सॉफ्टवेयर के अंदर एल्गोरिदम क्या है? क्या उसको बताया गया है चिप को कि आपने फलां पार्टी के 10 वोटों को 8 गिनना है, फलां पार्टी के 11 वोटों को 12 गिनना है? अब तो इतने कम्प्लेक्स आप एल्गोरिदम्स ला सकते हैं कि आप उनको बता सकते हैं कि अगर इतने में से इतने वोट कास्ट हो जाएं, इतने पार्टी के इतने हो जाएं तो फिर तुम उसको इतने कर देना, फलां के इतने हो जाएं तो उसके इतने कर देना। वो तो पूरे सिनेरियो के अगेंस्ट जो है आप, और ये बड़े सिंपल एल्गोरिदम है, ये कोई भी बना के उसको डाल सकता है मशीन में। और हमारे यहाँ जो ट्रेंड रहा है एक इलेक्शन खराब करने का, वो ये रहा है कि जिन हलकों में, एक तो सब हलकों में नहीं की जाती गड़बड़, कोई हल्के 30, 40, 50 गिने जाते हैं क्योंकि इलेक्शन हमारे यहाँ क्लोज भी कंटेस्ट होते हैं, और उन हलकों में फिर कुछ जो है पोलिंग स्टेशन चुने जाते हैं जहाँ पे किया जाता है। तो इन 2 लाख मशीनों में से या 3 लाख मशीनों में से चंद 100, चंद हजार मशीनें जो हैं वो पूरे इलेक्शन को वो उल्टा के रख सकती हैं, और कोई तरीका नहीं आपके पास देखने का कि उसके बाद तो कोई शिकायत ही नहीं आएगी। अभी तो शिकायत आ जाती है ना जी, उसके बाद तो शिकायत ही नहीं आएगी। तो ट्रस्ट को ख़त्म करके इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के, जमहूरियत को मुतनाज़ा बना के कौन सा जिहाद होगा? और आई वोटिंग या इंटरनेट वोटिंग, वो भी इस दौर में, जबकि अगेन उस पर भी सब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उसमें कोई बाहर की कुव्वत जो है वो मुदाखलत कर सकती है। बिल्कुल। फिर इस बात की तुक क्या है कि वो पाकिस्तानी जो मिसाल के तौर पर जिन्हें आपने रियायत के तौर पर अपनी शहरियत दी है, यानी वो पाकिस्तान की शहरियत को एक लिहाज से छोड़कर एक नस्ल पहले बरतानिया की शहरियत ले चुके थे, और आपने कहा जी कोई नहीं, आपका बड़ा एहसान है, ये आप हमारा पासपोर्ट भी पकड़ लो, हमारा शनाख्ती कार्ड भी पकड़ लो। सही। इंडिया नहीं देता है। हाँ। इंडिया में जो भी बाहर की शहरियत पकड़ ले, इंडिया वाले कहते हैं भाग जाओ, अब हमारा पासपोर्ट अब आप नहीं रख सकते। हमने उनको ये एक रियायत दी। जी तो आप जी फरमाइए। मैं बस जो आपने बात कही आई वोटिंग के हवाले से, और अभी जो आपने ये बात कही कि इसके अंदर ये फुल प्रूफ मशीन्स नहीं है, कहीं भी टैंपरिंग हो सकती है जिसको कोई चेक नहीं कर सकता। और जो आपने कहा ना कि प्रोग्राम कर दें आप कि इसके इतने गिनने हैं और इसके इतने गिनने हैं, ये सब तमाम बातें इमरान खान साहब की एडवाइजरी उनको बता रही है या उनका सपोर्ट सिस्टम समझता है कि ये अब नया तरीका सबसे बेहतरीन रहेगा? कमर चीमा साहब, ज़रा मुशाहिदा कीजिएगा। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है, जो मुझे सोच आ रही है वो ये है कि शायद इमरान खान साहब को ये कहा गया है या वो समझते हैं कि जो इस वक्त उनकी इलेक्शन जो परफॉर्मेंस है वो तो कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल वो नंबर 2 है पंजाब के अंदर, अगर वो नंबर 1 पे नहीं भी आते 2023 के इलेक्शंस में। और ये कहा जा रहा है बहुत सारे हलकों में, और जो ताकतवर हलके वो भी इमरान खान साहब की इसीलिए सपोर्ट करते हैं, वो समझते हैं कि नंबर 2 तो हर जगह ही पीटीआई आई है, कोई और जमात तो नहीं है। सो वो समझते हैं कि अगर
हर हलके में अगर वो 10,000, 15,000, 20,000 से वोट हारते हैं, तो जिस तरह पीटीआई ने तो ये कह दिया कि हम टीएलपी के साथ भी अलायंस करेंगे, अगर कोई हमें 5-7,000, 10,000 किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट जो है वो बाहर से भी पड़ जाए, तो शायद हम वो गैप कम करने में भी कामयाब हो जाएं, और शायद ये कुछ ज्यादा बेहतर हमारी हेल्प कर सके हमें सीटें जीतने के अंदर भी, इससे ज्यादा वो जो 90। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि बहुत ज्यादा बात भी करते थे, बाहर से इनको फंडिंग भी बहुत ज्यादा आती थी शौकत खानम के लिए, और रेमिटेंस भी बड़ी है। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, इमरान खान साहब जब भी ट्वीट करते हैं फॉरेन रेमिटेंस की, बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, वो समझ रहे हैं कि दिस इज अ वीकनेस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर हु सोली रिलाई ऑन द फॉरेन रेमिटेंस। बट एनी हो, ये जो चीज है कि वो शायद अपना गैप कम करना चाहें, या वो समझते होंगे कि शायद हमें सीटें हम ज्यादा जीत सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने कहा कि 90 लाख बंदा बाहर रहता है, तो शायद ये हमें एक फायदा हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा वो कोई चीज देख रहे हैं। और हाँ, वो जो दूसरी बात वो अक्सर कहते हैं कि देखो ये तो चोर हैं, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन चोर है, और हमने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और हम ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहते थे, लेकिन हमें ये कामयाब नहीं होने दे रहे। ये अपने वोटर के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट में, और यही कहा जाता है, ये जो बार बार इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो कंटेनर से नीचे नहीं उतरे, बेसिकली ही कॉन्टिन्यूसली स्पीक टू हिज वोटर्स, भले वो यूएन में हो, पाकिस्तान में, वो दुनिया में कहीं भी जाएं, वो हमेशा अपने वोटर से बात करना चाहते हैं। और अभी सुनने में आया कि रिसेंटली जो इमरान खान साहब यूके नहीं गए, वो जो COP26 की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि शायद वो एक बड़े किसी स्टेडियम में या बड़े प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानियों से बात करना चाहते हैं, जो कि शायद उनको अलाउ नहीं किया गया, सो ही डिडंट गो देयर। सो ये जो चीजें हैं, मेरा ख्याल है कि वो अपनी वो जो सपोर्ट बेस और वोटर है, वो उससे राब्ते में रहना चाहते हैं, ताकि वो अपना इलेक्शन न हार जाएं और उनको कॉन्टिन्यूसली उनके साथ। अच्छा, और बड़ी मजे की बात ये है कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमें ये बताया गया कि जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसके सिस्टम को हैक किया गया और कुछ बच गया है, और लेकिन हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं। एक बैंक के सिस्टम को हैक करना जब इतना आसान है, तो जब आप आई वोटिंग की बात करते हैं तो उसको हैक करना कितना आसान होगा। या इवन जो टेक्नोलॉजी के अंदर टेम्परिंग की जा सकती है फॉर ईवीएम मशीन, उसको फुल प्रूफ कैसे बनाएंगे। बिकॉज वजह फरमाया आप तीनों ने कि हमारे यहाँ एक तो वी आर नॉट टेक savvy, स्पेशली द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड दोज कंडक्टिंग द इलेक्शंस। हाउएवर, लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, जाहिर है इसके ऊपर तो बहुत बात हमें टेक्निकली भी करनी होगी। वंस वी हैव जो तरमीमी बिल इनका है कि इसमें क्या खदोखाल निकलते हैं, अभी इलेक्शन कमीशन भी रिस्पॉन्ड करेगा कि किस तरह से वो ये कंडक्ट करा सकते हैं या नहीं, और फिर ऑफ कोर्स अपोजिशन जमातें जो हैं वो किस तरह से चैलेंज करती हैं, आगे क्या होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस अददी अक्सरियत के हवाले से बड़ा कुछ हो रहा था, एक मरतबा मुश्तरका इजलास को मुलतवी भी करना पड़ा, वो सडनली अददी अक्सरियत मेरे मेहमान क्यों समझते हैं कि दे दी गई है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बड़ा कम टाइम रह गया, लेकिन 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं चाहूंगी आप तीनों मेहमानों से पूछ लूं। फौजिया, आप क्या समझती हैं, जो सपोर्ट बेस का बार बार कहा जा रहा था कि शायद ये अददी अक्सरियत पूरी ना कर सकें, और हुकूमत ने एक यू टर्न भी लिया, पार्लियामेंट के सेशन को मुअख्खर किया, और उसके बाद फिर इत्तेहादी भी फौरन ऑन बोर्ड आ गए, ये सपोर्ट क्या वाकई एक मरतबा फिर से दी गई है, और अगर दी गई है तो क्यों? मेरे ख्याल में, मैं इसके बारे में आई थिंक ज़ैगम और कमर मुझसे बेहतर बता सकेंगे, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि निज़ाम को लपेटना ना सिर्फ इस वक्त आसान नहीं है, और दूसरा जो भी लपेटना चाहती हैं, जो ताकतें मरई या गैर मरई, उनके लिए आसान भी नहीं है, क्योंकि हम पोस्ट कोविड एंड पोस्ट यूएस अफगानिस्तान सिनेरियो में से गुजर रहे हैं, जहां पर पहले वो जो हमें थैले भर भर के आते थे, वो हमें थैले भर भर के नहीं मिलेंगे, और अगर सिविल गवर्नमेंट को इस तरह हटाया गया तो उसका ब्लो बैक भी आएगा। तो एक वजह यह है कि, और अगला कोई राजी भी तो हो हाथ पकड़ने को या फिर जिस तरह से वो राजी होना चाहता है, वो अभी रजामंदी जो है शायद वहां तक पहुंची नहीं है। ज़ैगम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी आपने सुना होगा कि वो भी मंजूर कर लिया गया है, जिसपे ऑपोजिशन ने बड़ा ह्यू एंड क्राई किया है कि इसका मतलब ये कि ना वो पार्लियामेंट को जवाब दे, ना हुकूमत वक्त को जवाब दे, वो कहीं और से ही डिक्टेशन लेगा। जी, वो आईएमएफ को ही जवाब दे है, आईएमएफ से ही वहाँ के सरबराह आए हैं, और जो हमारी एक सॉवरेनिटी का एक अहम एस्पेक्ट है कि अब अपने एक्सचेंज रेट को, अपनी करेंसी को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान का पार्लियामेंट जो सबसे सॉवरन होना चाहिए, उसका कोई कंट्रोल उस अदारे पर नहीं है, जिस इदारे ने पाकिस्तान के करेंसी को और एक्सचेंज रेट को, या दूसरे वर्ड्स में
पाकिस्तान की वेल्थ को कंट्रोल भी करना है, जनरेट भी करना है। तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि वो इमरान खान जो IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी का कहते थे, वो यहाँ तक हमें ले आए हैं कि IMF की वो शराइत जो इंतहाई सख्त शराइत हैं, इंतहाई तकलीफ दह शराइत हैं, जो हमारी सॉवरेनिटी को इन्फ्रिंज करती हैं, उन पर भी वो रजामंदी को तैयार हो गए। और देखिए इस बिल को, 2 बिलों को आप देखिए, इस बिल को भी देखिए, और कुलभूषण यादव वाला जो बिल है वो भी, उस पर तो हम बात ही नहीं कर पाए। उन्होंने इसी के अंदर लपेट के रख दिया कि इसी शोरो होगा में हम लोग उसकी बात भी नहीं कर पाएंगे। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए नादिया, जो मेरे लिए परेशानी की बात है ना, फौजिया साहिबा ने बताया कि किस तरीके से इस वक्त के हालात में जो चेंजिंग कंडीशंस हैं, मैं एक सोशल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर आई रियली शडर टू थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस तरीके का प्रेशर कुकर बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम उसके आदी नहीं है। और इस तरह का प्रेशर कुकर उस वक्त भी नहीं चला था जब लोगों में खुशहाली थी। अयूब खान का दौर जो एक लिहाज से इतना तरक्की का दौर था, उस वक्त भी जब प्रेशर कुकर बनाया गया था तो ये फट पड़ा था। जिया का दौर भी तरक्की के लिहाज से बुरा नहीं था, फट पड़ा था, मुशर्रफ के दौर में भी। और इस वक्त के इस हाइब्रिड सिस्टम में इतना बड़ा प्रेशर कुकर क्रिएट करना, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किस वक्त ये मामला फट पड़ेगा। माय गॉड, इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि जब लोगों को सिस्टम पर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा, जब लोगों को ये तसल्ली नहीं रहेगी कि वो खुद से चेंज ला सकते हैं, उनके वोटों से कुछ हो सकता है, जब वो इतने तंग होंगे और जब वो तंग आमद के बाद बजंग आमद होंगे तो बहुत खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। हमारी पॉलिटिकल एलीट को खुदारा उनको चाहिए कि सोचें इस मामले को। ये देखिए, जो आपने स्टेट बैंक का जिक्र किया और आपने बताया कि कहां से वो डिक्टेशन लेगा, और अभी भी हमने देखा कि किस तरह से रुपी डी वैल्यू होता चला गया है, और बारहा ऑपोजिशन ने भी इस पर आवाज उठाई है। लेकिन जो आपने कुलभूषण यादव वाला कहा, क्योंकि कंवर चीमा साहब भी इंडियन चैनल्स पे बड़ा पेश भी होते हैं, चीमा साहब जरा नाजरीन के लिए भी बताएं कि ऑपोजिशन बार बार कहती है इन्होंने कुलभूषण यादव को NRO दिया है, क्या वाकई NRO मिलेगा इससे? देखिए, इसमें तो जारी बात है, हमारी कोई ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं, वो जो ICJ में केस लगा हुआ है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप उनको जो है वो पब्लिक जो एक्सेस नहीं दे रहे, जो एक्सेस देनी चाहिए। सो हमें, हमारी ये ग्लोबल कमिटमेंट है जो हमें फुलफिल करनी है, क्योंकि वैसे तो हम चाहते तो ना ICJ में जाते हम, क्योंकि बड़े हाई ग्राउंड में खेल रहे थे। अब उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप उनको काउंसलर एक्सेस दें, अब वो हमें देनी पड़ रही है, उसके लिए फिर ये कानून साजी करनी पड़ रही है। यानी इस कानून के तहत कुलभूषण यादव जो है वो अपनी अपील का हक उसे हासिल हो गया है, राइट? जी, वो तो हम उसको वैसे भी कह रहे थे कि वो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते थे, लेकिन उनकी हुकूमत नहीं करवा रही थी। सो बेसिकली वो इंटरनेशनल लॉ के पैरामीटर से खेल रहे थे। सो वो जो इंडियंस हैं, वो, ये कोई भी हुकूमत होती शायद ये हमें करना पड़ना था, बेशक पीपल्स पार्टी होती, जो भी होते। सो ये चीज जो है इसको लेकिन जो पॉइंट जैगन साहब भी बात कर रहे हैं, वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली डायलॉग, पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो तब्दीलियां कर रहे हैं, इतनी तेजी से तब्दीलियां कर रहे हैं, जॉइंट सेशन बुला लिया, अब कंसेंसस है नहीं है, शोरो गुल में सारा लॉज जो चीजें जो है वो हो रही हैं, तो जिससे नुकसान ये हो रहा है कि हमारे, अगर पार्लियामेंट भी एक ऐसा फोरम है जिसमें अवाम की आवाज नहीं बुलंद होती, तो फिर कहां बंद होती है ये? वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म तो अब मीडिया को भी अवेलेबल नहीं है। कौन है जो वज़ीर आज़म को सवाल करता है? मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि जब वो मीडिया को सवाल करने नहीं देते, इतने मैनेज तरीके से इंटरव्यूज होते हैं और सवाल होते हैं, जो तलख सवाल करता है वो नेक्स्ट टाइम जाता ही नहीं है। ये क्या बात हुई? आपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम बैठे हुए हैं, लोगों को बोलने की आजादी भी दें, लोगों को एक्सेसिबल हो बहुत ज्यादा, ताकि लोगों की आवाजें सुनी जाए और बताएं आप क्या कर रहे हैं। और ये प्रेशर कुकर वाली इन्होंने सही मिसाल दी है। हमें अगर वाकई ही अपनी सोसाइटी, क्योंकि जितने फाइनेंशियल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, सॉवरेनिटी तो सारी हमने बेच दी है। $500 मिलियन, $1 बिलियन IMF से लेना है, और हम जो इस वक्त फ्री मार्केट इकोनॉमी और रजा बाकर साहब जो कुछ कर रहे हैं हमारे इकोनॉमी के साथ, और जो स्टेट बैंक के साथ, और हमारे वजीर आजम भी खामोश हैं, ये तो हमने सारा कुछ IMF को दे रहे हैं। बेसिकली तो मुल्क वो चला रहे हैं, वो जैसे मर्जी जो है वो इकोनॉमिक इशारे चलते रहे। CPEC वाले इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, उन्होंने वो CPEC अथॉरिटी के हेड लेटर लिख थक गए हैं। वो चाइनीज कहते हैं आप अपने पैसे लगाएं, हम मजीद पैसे नहीं लगा सकते। सिचुएशन इज नॉट दैट कंफर्टेबल जितनी हुकूमत प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, और पैसे कहां से आएंगे इतने बड़े? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। I have to close the show. Just last line from you, Fawzia, because you know the election commission in and out. बहुत अच्छी तरह आप जानती हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन पे इस तरमीमी बिल, उसके बाद जाहिर है वो रूल्स बनेंगे,
कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और कितनी वो परेशान होंगे? नंबर एक, मेरे ख्याल में वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये आराम से वो चैलेंज कर देंगे, जराए मौजूद नहीं, या वो पैसे मांग लेंगे, वो पैसे ना मशीन प्रोवाइड कर सकेंगे ना पैसे प्रोवाइड कर सकेंगे तो काम ठप हो जाएगा। ये बहुत आसान है। मेरे लिए उससे ज्यादा मुश्किल जो तकलीफ दे बात वो ये है कि जैसे जैगम ने शुरू में कहा था कि हमारी पार्लिमानी सियासत का आज एक मेरे हिसाब से एक बहुत बुरा दिन था। मैं स्याह दिन नहीं कहूंगी, बुरा दिन कहूंगी कि हम कालादम जमातों के साथ तो बात कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, मगर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो पाकिस्तान को एक सही सिमत में लेकर जा सकते हैं, हम उसमें हमारी ईगोज इतनी बड़ी हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बात नहीं कर सकती या हम उनको मौका नहीं देते। और नंबर दो कि आई वोटिंग के ऊपर अगर हम कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को बड़ा दर्द है, तो भाईजान पोस्टल बैलेट का ऑप्शन उनके पास पहले भी मौजूद था ना। आज से पहले तो उनको दर्द नहीं हुआ, वो आई वोटिंग में ही वो दर्द निकलना है, वो पोस्टल बैलेट में इस्तेमाल कर लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह तफसील से एक नशिस्त आपके साथ रखेंगे इसी पर जब पूरा कानून हमारे सामने आएगा। लेट्स सी ऑपोजिशन अब क्या कुछ कर सकती है। बहरहाल आज जिस तरह से कानून साजी की गई है वो यकीनन बड़ी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट न सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि पीपल ऑफ पाकिस्तान पर आना है, उनके राइट ऑफ वोट पर आना है। सो अच्छा होगा अगर सब मशावरत कर लें और फिर भी इसमें जो तरमीम करनी है वो कर लें, लेकिन एक ऐसा निज़ाम लेकर आ जाए जिसमें फिर इलेक्शन होने के बाद कम से कम धांधली के इल्ज़ाम ना हो और वोट देने वाले को ये पता हो कि जिसको हमने वोट दिया है ये वोट उसी तक पहुंचा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।